और जो व्यक्ति लगातार सांसद हो, बिहार के लोगों के मत के आधार पर चुनाव जीत के गया हो, भारत सरकार में मंत्री हो, वो व्यक्ति फिर से बोलता है कि बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं, ये बात हमें हजम नहीं हुई। आपकी महत्वाकांक्षा आप अपॉर्चुनिस्ट तरीके से अपने को और बेहतर साबित करने के लिए या बड़ा जगह पाने के लिए आप इस तरह का कुछ एक नया षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी यादव जी। अब पीछे आप देखिएगा 2020 के चुनाव का जब आप वो डेटा उठाइएगा ना, तो लगभग सरकार बन गई थी, लेकिन जो प्रशासन का महकमा था, जो पहले से सरकारें चल रही थी, कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि 7-8 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में रिजल्ट आए, जिस रिजल्ट को बदल दिया गया, ऐसा आरोप चारों तरफ से लगाया गया। वैशाली के लोग लगातार ठगे जा रहे हैं। वैशाली में हमेशा लोकतंत्र की हत्या लोगों ने की है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की टीम इस वक्त वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है और हम अलग अलग चौराहों पर जाकर यहाँ के अलग अलग मुद्दों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस एरिया के एक लोकप्रिय नेता और लोजपा रामविलास के पूर्व नेता अजय कुशवाहा जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को हम अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस इलेक्शन के इस माहौल में आप लोगों ने जो एक नया जो ये प्रयोग एक्सप्रेस करके जो आप लोगों ने किया है, ये निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामना आपकी पूरी टीम को। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अजय कुशवाहा राजनीति में कैसे है। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। हम हमारे पैटर्नल जैसे हमारे पिताजी यहाँ 78 से मुखिया रहे हैं और राजनीतिक जीवन उनकी बहुत लंबी पारी रही है। 90 में वैशाली विधानसभा का चुनाव भी वो लड़े थे, उसके बाद पंचायत समिति के सदस्य भी रहे और पिछले कई दफ़ा हमने भी चुनाव लड़ा है। 2010 के विधानसभा चुनाव से हम सक्रिय भूमिका में हैं। आप जैसा कि फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2015 में स्थानीय निकाय का बिहार विधान परिषद का चुनाव मैंने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लड़ा था। तब बिहार में एनडीए के साथ लोजपा का गठबंधन था और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम वैशाली से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इसलिए राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है हमारे पिताजी के समय से और हम उनके सानिध्य में, अपने पिताजी के सानिध्य में एक लंबे अरसे से हमने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है और हमारी भी ऐसी महत्वाकांक्षा शुरू से रही है कि हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएं और लगातार हम जन सेवा के लिए काम करें। इन सब चीज़ों को लेके हम लगातार लगे हैं। 2020 में आपने चुनाव भी लड़ा था। हाँ, 2020 का चुनाव हमने वैशाली विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लड़ा था और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी। आपको पता होगा कि बिहार में जो गठबंधन हुआ था उसमें लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली थी और उसमें जो चीज़ें हुई थी वो सबको पता है, जगजाहिर है। अब एक ही चीज़ को बार बार हम हर चैनल में बोलना नहीं चाहेंगे, हर मीडिया वालों को अलग तरीके से नहीं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 2024 के उस लोकसभा चुनाव में हम लोगों को लोजपा रामविलास छोड़ना पड़ा और हम लोगों ने छोड़ दिया। तब से हम लोग इंडिपेंडेंट तौर पर पूरे वैशाली में लगातार लोगों के बीच हैं और लोगों से उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के आगे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान है। निश्चित रूप से जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए और बेहतर व्यवस्था के लिए जब आप कुछ करने के लिए संकल्पित होते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई वैसा जगह चाहिए होता है जिसके माध्यम से आप लोगों को वो सहूलियत दिला सकते हैं या उस व्यवस्था के आप पार्ट बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, उसमें हम वैशाली से लड़ना चाहते हैं। किसी पार्टी से या निर्दलीय। अभी हमारी पार्टी तय नहीं हुई है, लेकिन हमारी बातें चल रही है, लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं और वैशाली की आम आवाम जो आदेश करेगी उसका हम पूरा पालन करेंगे। लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं, चर्चाएं लगातार जारी है और जैसी चर्चाएं जब ख़त्म होगी, लोगों से जब हमारा संवाद होगा और जो चीज़ें लोगों के तरफ से मुझे निर्देशित होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चिराग पासवान कैसा काम कर रहे हैं बिहार में इस वक्त? काफ़ी सक्रिय हैं बिहार की पॉलिटिक्स में और चर्चा ये भी है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार। अब देखिए, अब चिराग पासवान जी के बारे में बहुत कुछ हम क्या कहें। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो उनके तरफ से एक ट्वीट आ रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार के लोग उनको बुला रहे हैं। अब आप बताइए, जो व्यक्ति बिहार के किसी एक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हो
और लगातार सांसद हो, तीसरी बार बिहार से वो सांसद हैं। पहले जमुई के सांसद हुआ करते थे, आज के वर्तमान स्थिति में वो हाजीपुर से सांसद हैं। और जो व्यक्ति लगातार सांसद हो, बिहार के लोगों के मत के आधार पर चुनाव जीत के गया हो, भारत सरकार में मंत्री हो, वो व्यक्ति फिर से बोलता है कि बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं, ये बात हमें हजम नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी महत्वाकांक्षा, आप अपॉर्चुनिस्ट तरीके से अपने को और बेहतर साबित करने के लिए या बड़ा जगह पाने के लिए आप इस तरह का कुछ एक नया षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे भी उनके बारे में ये लगातार रहा है कि वो सीटों के क्या बोलिएगा उसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमको मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के वो लगातार डैमेज कंट्रोल या लगातार उस तरीके का दबाव अन्य पार्टी के लोगों को, जो भी उनके गठबंधन के लोग होते हैं, उस पर वो बनाने के लिए इस तरह का रणनीति अपनाते हैं। उसी का ये कड़ी है मेरे समझ से। मैं जब यहाँ आया तो देखा कि आपके हॉल में रामविलास जी की तस्वीर लगी हुई थी और कहा जाता है कि आप काफ़ी करीब माने जाते थे उनके। ये देखिए, रामविलास पासवान जी से हमारे बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2010 से हम लोजपा के सक्रिय लोग रहे हैं और दिल्ली में रामविलास पासवान जी की बड़ी भूमिका रही है। बिहार में उनके भाई पशुपति पारस जी बिहार लोजपा को देखते थे और रामविलास पासवान जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हो गए थे। जब 2020 में अक्टूबर में जो बिहार का जो चुनाव था, 8 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ और तब से 2010 से 10 साल लगभग हम उनके सानिध्य में काम किए। निश्चित रूप से वो बहुत बड़े और महान नेता थे और उनके व्यक्तित्व का राजनीतिक जीवन में बहुत कम लोग हैं, वैसे लोग थे। तो निश्चित रूप से उनसे जो हमारे रिश्ते रहे हैं, वो रिश्ते हमारे निरंतरता में वो लगातार रहेंगे। जो हमने उनके सानिध्य में बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं, इसलिए हम उनको अपना आदर्श ज़रूर मानते हैं। इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। तेजस्वी को आप भविष्य में बिहार की राजनीति में क्या स्थिति देखते हैं? निश्चित रूप से बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी यादव जी। अब पीछे आप देखिएगा 2020 के चुनाव का जब आप वो डेटा उठाइएगा ना, तो लगभग सरकार बन गई थी। लेकिन जो प्रशासन का महकमा था, जो पहले से सरकारें चल रही थी, कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि 7-8 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में रिजल्ट आए, जिस रिजल्ट को बदल दिया गया, ऐसा आरोप चारों तरफ से लगाया गया। आपने देखा होगा कि कहीं 100 वोट से, कहीं 40 वोट से, कहीं 9 वोट से, कहीं 300 वोट से, कहीं 500 वोट से 7-8 ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया गया, जहाँ पे ये आरोप लगाया गया था कि वहाँ पर जो मतपत्र का जो गिनती होना था, वो समय पे नहीं किया गया, पहले नहीं किया गया। जब मतगणना ईवीएम का हो गया, तब बाद में उसमें घाल-मेल करके और उस पूरे रिजल्ट को बदल दिया गया और उस तरीके से रिजल्ट को बदल के बिहार में नई सरकार बन गई और नए तरीके से लोग काम करने लगे। इसलिए देखिए, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ी है और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव स्थापित लीडर होंगे बिहार में। अब हम वैशाली पे आते हैं और वैशाली के स्थानीय मुद्दों पर। जब हम अलग-अलग जगहों पर जा रहे थे तो पर्यटन को लेकर काफ़ी जर्जर व्यवस्था हमको देखने को मिली। काफ़ी जगहों पर सड़क टूटा हुआ था या कई जगहों पर सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी और लोग भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से वैशाली का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। देखिए, इन सब चीज़ों को लेके लगातार हम लोगों ने लोगों के बीच अपनी बात रखने का लगातार काम किए और जो आपने जैसा कि कहा पर्यटन के मामले को लेके, तो देखिए वैशाली में पर्यटन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। आपको 0 बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं ना, वैसी स्थिति है वैशाली में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक शांति स्तूप है, जो बहुत लंबे समय से बना हुआ है। आपने ये भी जानकारी ली होगी कि जब उसका उद्घाटन हुआ था, तो देश के तब के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे। अभी वर्तमान में यहाँ पे एक बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना। वो संग्रहालय बनने में 550 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई और उस खर्च के बाद जब आप उसको देखे होंगे कि पिछले महीने 29 तारीख को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन किया। उस उद्घाटन में, उस इवेंट के अंदर 300 से 400 लोग महज आए थे और उतने लोगों के बीच उसको उद्घाटन कर दिया गया। मेरी जहाँ तक जानकारी है कि आज के तारीख तक वो संग्रहालय बंद है। जिस तारीख को उद्घाटन हुआ, उस तारीख से आज तक वो संग्रहालय का ताला लटका, उस संग्रहालय बंद करके रखा गया है। मतलब ये है कि पूर्ण नहीं हुआ, उसके पहले उसका उद्घाटन हो गया। तो भाई, ये आज की जो सरकार है, खास करके वैशाली को लेकर के पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप देखिएगा कि जब पर्यटन के क्षेत्र में आप बढ़ावा की बात करिएगा, तो बिहार में और 2 स्थान है इससे जुड़ा हुआ, जो बौद्ध सर्किट से जोड़ के उसको हम लोग देखते हैं, चाहे वो नालंदा का राजगीर हो या बोध गया हो। तो जब आप 2 जगहों का विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे इन सारी एमिनिटीज़ को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया। लेकिन जब वैशाली आप आइएगा तो यहाँ आपको फिर से वही 0 बटा सन्नाटा दिखेगा। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में कोई रुझान नहीं। यहाँ जब लोग आते हैं पर्यटक, देखिए यहाँ वैशाली के लिए जो पर्यटक आते हैं वो सब विदेशी सैलानी होते हैं
वो जब आते हैं तो उनको आने के बाद यहाँ लगता है कि हम कहाँ आ गए। वो इंतजार करते हैं 4 से 5 बजने का, समय जब होता है वो यहाँ से निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, गया, राजगीर, मतलब वैशाली में उनका ठिकाना नहीं होता, वो यहाँ रुकते नहीं। होटल की व्यवस्था नहीं है। एक तो होटल ऐसी प्राइवेट खुला है, लेकिन उन सब होटलों के माध्यम से उतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती जो होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर लोगों को चाहिए। विदेशी सैलानी जो इतने लंबे दूरी तय करके लोग जब आते हैं बिहार, तो वैशाली को जिस तरीके से सुसज्जित किया जाना चाहिए वैसा कहीं कुछ नहीं है। आपने देखा होगा वैशाली में राजा विशाल का गढ़ है, आप जब उसको देखिएगा तो इतना जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसको आज तक इन लोगों ने कर्णांकित नहीं किया, उसको चारों तरफ से घेराबंदी तक नहीं करी। आप वैशाली महोत्सव जब वैशाली में होता है, आप देखते होइएगा रैन बसेरा में, जब आप देखते होइएगा ना कि लोग जो है तंबू गाड़ते हैं, यहाँ से उखड़ के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर वहाँ चले जाते हैं। तो वैशाली महोत्सव का लगभग कमोबेश यही स्थिति है। आज आपको पता चलेगा कि इस वर्ष वैशाली महोत्सव राजा विशाल गढ़ के पीछे हो रहा है, अगले साल पता चलेगा कि चक्रमदास के कोने पे हो गया, फिर उसके अगले साल पता चलेगा कि उधर जो चिमनी है उसके पीछे लगा दिया। मतलब जब जहाँ जैसे इनको जगह मिल जाता है उस तरीके से एक छोटा सा इवेंट, कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम पूरी तरह से अव्यवस्थित तरीके से, जैसे तैसे जीर्ण शीर्ण तरीके से एक छोटा स्वरूप में वैशाली महोत्सव मना दिया जाता है। डिग्री कॉलेज को लेकर भी कई बार सवाल उठाया। कई युवा साथी हमारे साथ मिले थे चौराहों पर, तो उन्होंने कहा कि वैशाली में डिग्री कॉलेज नहीं है, काफी कमी है ही नहीं। देखिए, वैशाली के वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैशाली एक लंबे समय से एक अदर डिग्री कॉलेज की मांग, आप समझिए कितना शर्मसार करने वाला विषय है। आप जहाँ बैठे हैं ये गणतंत्र की जननी है, इस जगह ने पूरे विश्व को गणतंत्र दिया, और आप वैसे जगह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए धिक्कार है, यहाँ के विधायक के लिए, यहाँ के सांसद के लिए, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए जो सामाजिक जीवन में काम करते हैं उनके लिए ये धिक्कार है। आप समझिए कि डिग्री कॉलेज आज की तारीख में साहब नहीं है। हम लोगों ने तो ये उम्मीद किया कि आने वाले दिनों में वैशाली में एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना हो, भगवान महावीर के नाम पे एम्स जैसा अस्पताल बने, शिक्षण संस्थान और इससे बेहतर खुले, मेडिकल कॉलेजेस हों और सब चीज़ें खुले। अब आदमी यहाँ पे फंसा है। देखिए, अब डिग्री कॉलेज नहीं है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है, वैशाली का कितना विकास हुआ है, समझ सकते हैं आप। मैंने पिछले दिनों कहा है, आप देखते होइएगा लालगंज से एक रोड है जतकौली के लिए आती है, वो एक रोड पहले 28-30 करोड़ रुपए की योजना बनी और उसको टेंडर फ्लोट किया गया, और बाद के दिनों में वो टेंडर किसी कारण से स्क्रैप कर गया, वो टेंडर पूरा नहीं हुआ। फिर दोबारा एक टेंडर होता है 5 करोड़ में और वो रोड बन के तैयार है। अब आप बताइए कि 14 किलोमीटर लेंथ का रोड आज की तारीख में 5 करोड़ में बनाया गया है। वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है, चुनावी तौर तरीके को संभालने के लिए, लोगों का जो आक्रोश था उसको कम करने के लिए उन लोगों ने एकदम जैसे तैसे कम राशि में उस रोड को बना दिया है। देखिएगा जब चुनाव खत्म होगा, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, चुनाव खत्म होते वो रोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो बना है ना, जिस तरीके से जितना कम राशि में बनाया गया है उस तरीके का रोड रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। अंतिम पड़ाव पे हम आते हैं। अजय कुशवाहा, वैशाली के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि वैशाली के लोग लगातार ठगे जा रहे हैं। वैशाली में हमेशा लोकतंत्र की हत्या लोगों ने की है। जिन लोगों ने भी वैशाली की जनता का मताधिकार का उपयोग करके, प्रयोग करके जो भी विधायक सांसद बने, सब लोगों ने तत्कालिक तौर पर, जो भी वर्तमान में परिस्थितियां हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जो भी इन लोगों को करना चाहिए था वैशाली के विकास के संदर्भित, कोई ऐसा काम आपको कहीं नहीं दिखेगा। हमने पिछले दिनों कहा था कि वैशाली में, आप देखिए वैशाली, हाजीपुर, कहीं भी इस पूरे जिले के अंदर आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे एक सरकारी ऐसी व्यवस्था हो जहाँ 1000-2000 लोग बैठ के एक जगह कोई कार्यक्रम कर सकते हो, चाहे वो पब्लिक इवेंट हो या सरकारी कोई कार्यक्रम हो या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो। आप बोधगया चले जाइए, आप राजगीर चले जाइए, वहाँ 5000 से 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था का ऑडिटोरियम तैयार है। इस वैशाली के अंदर हमने पहले भी मांग किया है, हम लगातार इस बात को लेकर चलते हैं। आने वाले दिनों में हमने तो लोगों को हमेशा इस बात के लिए जागृत किया है कि चाहे जो जनप्रतिनिधि हो उससे आपको अपनी मांग रखनी होगी, लगातार आपको मुखर के सामने रहना होगा, तब जाके आपकी व्यवस्थाएं बदलेगी, लोग काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि वैशाली जैसे इस जगह को बेहतर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बेहतर ऑडिटोरियम होना चाहिए, एक बेहतर पार्क होना चाहिए, एक जगह कर्णांकित होना चाहिए जहाँ पे वैशाली महोत्सव किया जा सके। वैशाली की खोई हुई गरिमा और अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोगों ने कहा है कि वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो बन के तैयार हुआ, उसको बनवाने में, उसकी नींव रखने में, उसकी पूरी तैयारी करने में यहाँ के तत्कालीन
सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बड़ी भूमिका है। हमने उनके बारे में भी मांग किया है कि इस बड़े जगह को जिस तरीके से जो बुद्ध के अस्थि कलश को लेके या अन्य जो चीज़ें बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें जहाँ है, एक भिक्षा पात्र अफगानिस्तान में है, काबुल में है, उसको लाने के लिए मैंने कई बार उन्होंने कई पत्राचार से सरकार को हमेशा ध्यान दिलाने का काम किया है। इसलिए वैसे व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों ने मांग किया है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो बना है उसके अंदर एक उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाना चाहिए और हम लोग इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, सब लोग इसको चाहते हैं और जो व्यक्ति जो कृतित्व करता है और जब सामाजिक जीवन में होता है वैसे व्यक्ति को अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग इस बात से कहीं ना कहीं वो संकुचित हो जाएंगे, उनका विचार कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोगों को इन सब चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में कोई बेहतर काम करता है उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए काम किया है और हम लगातार हम लोगों के संपर्क में, लोगों के बीच हैं और आने वाले दिनों में हम आपके माध्यम से वैशाली की जनता को ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ऐसे लोगों के कामों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों के विजन को समझना चाहिए। जो व्यक्ति विजनिस्ट हो, जो काम कर सकता है, बेहतर वैशाली कर सकता है, वैशाली के विकास के लिए लगातार चिंतित हो, वैशाली के लिए काम करना चाहता हो, वैसे लोगों को चुनना चाहिए। पार्टी, दल, धर्म, संप्रदाय इन सब चीज़ों से अलग हटके आपको वैसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए ताकि वैशाली का समग्र विकास हो सके। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय कुशवाहा जी, जिन्होंने वैशाली विधानसभा के तमाम मुद्दों पर बात की, बिहार की राजनीति पर भी चर्चा की। आगे की और वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।